इस वक्त बाजारों का हाल क्या है और कच्चे तेल में हमने 36 के आसपास ब्रेंट के भावों को अब टिकते हुए देखा है। ये चौथा ऐसा हफ्ता है जब लगातार हमने बढ़त यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। खरीदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी है, डिमांड रिकवरी है और उसका फायदा यहां पर प्राइसेस में आप देख सकते हैं। MCX पर भाव अब 2600 रुपए के ऊपर है, 3.5% की तेजी यहां पर। सोने चांदी पर रुख करेंगे, जहां पर पिछले 2 दिन की बढ़त के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जैसे जैसे इक्विटी बाजार में तेजी है, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में बढ़त है, तो सोने चांदी में यहां पर मुनाफा वसूली का दौर निकला है। करीबन 1% की गिरावट यहां पर सोने में आपके स्क्रीन पर, और चांदी में हमने 2 महीने के हाईज बनते हुए देखे थे, वहां से कुछ मुनाफा वसूली है। मेटल्स में भी काफी हद तक वही हाल है, मिला जुला सा कारोबार है। कॉपर, जिंक, निकल, ये सभी में बढ़त के साथ ये हफ्ते की शुरुआत होते हुए जरूर हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद यहां पर मिक्स कारोबार आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ बने हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे शुरुआत करते हैं। आज की हॉट पिक्स आप कहां देखते हैं? जी, गुड आफ्टरनून मनीषा। मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में गोल्ड में जो हमने प्रेशर देखा है वो थोड़ा सा और एग्रेवेट हो सकता है और यहाँ से करीब 300 से 400 रुपए की मंदी और हो सकती है। मैं 46,850 के आसपास गोल्ड सेल करना चाहूँगा। 47,050 का आप स्टॉप लगाइए एंड 46,400 के नीचे के टारगेट देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि जिंक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से, बट ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 156 के आसपास बाय किया जाए, 154 हाफ का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 159 के ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। यानी कि बिकवाली की एक्सपेक्टेशंस यहां पर आज देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली सोने में, जहां पर ऑलरेडी हमने मंदी के साथ कारोबार होते हुए देखा है। अनुज, आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहां पर आज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। एग्री के अंदर हमें लगता है कि बाउंस बैक रहेगा, तो हमने दोनों ही कॉल बाय का चुना है। सबसे पहले हमने सरसों को लिया है बाय करने के लिए, करीबन 4,300 के आसपास जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4,240 का रहेगा, टारगेट करीबन 4,400 तक हो सकता है। वहीं अगर मसालों की बात करें तो जीरे के अंदर भी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है, तो जीरे के अंदर जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं करीबन 13,200 के आसपास। स्टॉप लॉस 12,800 का रहेगा, टारगेट करीबन 13,800 तक हो सकता है। तो एग्री के अंदर हमें लगता है कि बाय का कॉल ट्रेड लेना चाहिए। खरीदारी यहां पर आज एग्रीकल्चर कमोडिटीज में है, RM सीड और जीरा दोनों में ही यहां पर खरीदारी की राय है। अनुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम एग्रो कमोडिटीज की बात करते हैं तो काफी सारी मंडियां अभी भी यहां पर बंद हैं, स्पेशली जब सोयाबीन इंदौर की बात की जाए तो वहां पर मंडियां बंद हैं। किस तरह के क्यूज फिर यहां पर फिलहाल ऑन ग्राउंड स्पॉट मार्केट से देखने को मिले हैं? देखिए, यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट्स को रोका गया है, तो जो एडिबल ऑयल है उनका डोमेस्टिक के लिए यहाँ पर मिलिंग देखने को मिल सकता है। तो मिलर्स की तरफ से जो डिमांड है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में एडिबल ऑयल में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। हालांकि सोयाबीन के अंदर देखें तो इंदौर की मंडी बंद है, मगर अगर हम देखें तो मिलर्स की तरफ से जो डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है, वो यहाँ देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल एडिबल ऑयल्स में अगर हम सोयाबीन को देखें तो हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम सोयाबीन में यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर भी थोड़ा पॉजिटिविटी एडिबल ऑयल्स में देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमें डोमेस्टिक मार्केट में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि सोयाबीन अभी फिलहाल एक पॉजिटिव साइड में जा सकता है, पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है। और ऊपर में अगर हम टारगेट को देखें तो 3,900 4,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। हल्की सी मुनाफा वसूली आज यहाँ पर है, लेकिन बाकी के खानों के तेलों में यहाँ पर बढ़त है। ऑफकोर्स जैसे अनुज ने कहा कि आगे जाकर कुछ बहुत दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट खबर पर अब जाएंगे। NCDX ने एग्रीकल्चर कमोडिटीज के इंडेक्स एग्रीडेक्स में फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल एक्सचेंज ने जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो 26 मई से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इंडेक्स में 10 लिक्विडिटी एग्री कमोडिटीज को शामिल किया गया है। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ NCDX के बिजनेस हेड कपिल देव जुड़े हैं। कपिल, हाय, नमस्कार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज इंडेक्स ट्रेडिंग का इंतजार बाजार को काफी समय से रहा है, और जो एग्रीडेक्स में आपने जो 10 लिक्विड कमोडिटीज की यहाँ पर उसको जोड़ के इसको बनाया है, कैसे इंटरेस्ट देखते हैं आप ऑन ग्राउंड, और कैसे अब यहाँ पर इसमें कारोबार होगा? क्या मार्जिन्स हैं, क्योंकि ये फ्यूचर्स है, तो किस तरह का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, जो भी ये एग्रीडेक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अगर आप स्पॉट इंडेक्स की बात करेंगे तो वेबसाइट पर हमारे काफी टाइम से अवेलेबल था। 10 जो लिक्विड कमोडिटीज हैं, और ये जो कमोडिटीज का आइडेंटिफिकेशन है वो हमने सेबी के क्राइटेरिया पे किया है, जिसमें
प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी और उसकी जो लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंज है, उन दोनों को 50-50% वेटेज देके कमोडिटीज का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। तो अभी 10 लिक्विड कमोडिटीज इसका पार्ट है, जिसमें अगर मैं मेंशन करूं तो सोयाबीन, सोया रिफाइंड, रेपसीड मस्टर्ड, ग्वारगम, ग्वासीड, कैस्टर चना, ये कुछ कमोडिटीज है। इसके अलावा कोरिएंडर, कॉटन सीड ऑयल केक और जीरा। तो ये 10 कमोडिटीज हैं जिनका डिफरेंट वेटेज है, और ये जो इंडेक्स है इन 10 कमोडिटीज का परफॉर्मेंस को ट्रैक करके वैल्यू जनरेट करता है। कपिल, एक चीज जो हमेशा बाजार जानना चाहता है वो ये कि क्या सेग्रीगेशन या फिर जो चूजिंग ऑफ कमोडिटीज है वो किस तरह के वेटेज के साथ है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कमोडिटी जैसे खाने के तेलों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली तो पूरा का पूरा इंडेक्स उस तरफ से चल पड़ेगा। तो वो आप कैसे समझाएंगे, किस तरह से इसकी जैसे इसको बनाया गया है, जैसे इसको किया गया है, उसके बारे में अगर आप डिटेल्स बता सकें। या देखिए, इसके ऊपर डिटेल गाइडलाइन है सेबी की, और इन्हीं सब कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी एक कमोडिटीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए या बहुत बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे सेबी की गाइडलाइंस थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज, यानी जिस तरीके से अगर आप देखेंगे ऑयल सीड्स है, स्पाइसेस है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, ग्वार कॉम्प्लेक्स है, कोई भी एक सेक्टर 40% से ज्यादा इंडेक्स के अंदर शेयर नहीं रख सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आपने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो और उसका इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आए, उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह की गाइडलाइन दी गई है। और अगर आप देखेंगे तो इस इंडेक्स में जो मैक्सिमम वेटेज है वो कमोडिटी अभी सोयाबीन है, जिसका अराउंड 18% के लगभग वेटेज है। तो जो वेटेज है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी कमोडिटीज में। कोई भी एक कमोडिटीज 18%, 19% से ज्यादा अभी वेटेज किसी का भी नहीं है, जो अभी करंट स्ट्रक्चर है इंडेक्स का। तो ये जो आपका कंसर्न है या मार्केट का जो कंसर्न है कि वन कमोडिटी कैन ड्राइव इंडेक्स प्राइसेस, वो नहीं होगा करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से। कपिल, एक और सवाल जानना चाहेंगे और वो ये कि किस तरह का पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडेक्सेस बहुत समय से एक बहुत टॉल आस्क रहा है इंडस्ट्री की तरफ से। अब क्योंकि ये आ रहा है, ऑफ कोर्स जिस तरह की सिचुएशन मार्केट्स में है वो काफी डिफरेंट है, काफी सारी मंडियां बंद हैं, लॉकडाउन के चलते काफी सारा जो न्यूज फ्लो है, डेटा फ्लो है, वो फिलहाल बाजार के पास नहीं है। एक तो टाइमिंग आप कैसे देखते हैं, और दूसरा किस तरह का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो आई थिंक द कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है जहां पर रेगुलेटर ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो न्यू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं या न्यू प्रोडक्ट हैं, वो सब आके अभी मर्ज हो रहा है। म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन हमने देखा है कमोडिटीज में शुरू हो गया है, बैंक ब्रोकिंग ने स्टार्ट किया है, AIF कैट 3 ने पार्टिसिपेशन शुरू किया है, और रिटेल पार्टिसिपेशन जो कि कमोडिटी से दूर था वो भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमेशा से इंडिविजुअल हेजर्स ड्रिवन कमोडिटीज रही हैं, जहाँ पे मोस्टली हेजर्स जो इस कमोडिटीज में एक्सपोजर लेता है वो उसको ट्रेड करता है, और ये सब डिलीवरी बेस्ड रहता है। बट अगर हम एक ओवरऑल इंडिकेटर की बात करें तो इंडेक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि कैश सेटल होगा, जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होगा, और एक ओवरऑल इंडिकेटर होगा एग्री कमोडिटीज का इंडिया में। और जो भी बाकी स्टेक होल्डर है जो कि कमोडिटीज में डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं रखते हैं या फिर डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज के प्राइस, बट एज ए होल कमोडिटीज के प्राइसेस उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी इसमें पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो यूजुअल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ट्रेडर हैं। तो पार्टिसिपेशन का जो सेगमेंट है वो वाइडन होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट कपिल इसके लिए, और आने वाले ट्यूसडे से ऑफ कोर्स ये लॉन्च हो जाएगा और हम इसमें कारोबार होता हुआ देखेंगे, और वो सारी डिटेल्स जो एग्रीडेक्स की हैं वो आपको समझाई गई हैं। कपिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए और वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन नजर एक बार फिर से डालेंगे यहाँ पर खाने के तेलों पे, क्योंकि यहाँ पर उठापटक काफी ज्यादा रही है। आज ऑफ कोर्स सोयाबीन के भावों में दबाव है, जैसे अनुज ने भी कहा कि हाजिर बाग में कमजोरी है, नई फसल को लेकर बेहतर आउटलुक है, उससे कीमतों पर दबाव मिला हुआ है। इसके अलावा कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा होने से भी सोयाबीन में कमजोरी है। आगे जाकर क्या नजरिया बन सकता है, इंडस्ट्री से भी जानते हैं। GGN रिसर्च के नीरव देसाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरव, नमस्कार। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं सोइंग को लेकर वो अब बाजार में हैं, जिस तरह की डिमांड निकल के आ रही है उसका थोड़ा प्रेशर है, इंपोर्ट्स हमने ऑल्टरनेट ऑयल्स के काफी कम होते हुए देखे हैं। आगे जाके क्या डिमांड सिनेरियो है और प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बनता है?
देखिए, इसमें सोयाबीन्स की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अभी ओवरऑल लॉकडाउन के कारण इसका सप्लाई सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली लोअर हो गया है। मंडियां यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं और उस कारण से सप्लाई फ्रॉम द मंडी साइड और फार्मर साइड बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। कार्गो अवेलेबल वही है जो प्लांट्स के पास खुद का कार्गो है या वो लोग एक्स वेयर हाउस जो कार्गो परचेज कर रहे हैं, तो उनकी सप्लाई उतनी अच्छी नहीं है। नंबर 1 पॉजिटिव पॉइंट। नंबर 2 पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा मार्केट में ये है कि एनसीडेक्स के डिलीवरेबल स्टॉक्स काफी रिड्यूस हो गए हैं, तो जो स्पॉट प्राइसेस हैं उससे बहुत ज्यादा नीची सेटलमेंट नहीं आती दिख रही हैं और स्पॉट प्राइसेस भी अभी काफी हायर रूल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलेंगे, जो कि दिख रहा है कि गवर्नमेंट इज नाउ ऑन ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, बट स्टिल आई थिंक मंडी एंड ऑल दीज थिंग्स विल टेक 15 days to 20 days टू स्टार्ट ओपनिंग प्रॉपर्ली। तो मुझे लगता है एक सप्लाई साइड पे वो है। ये सारे थोड़े पॉजिटिव फैक्टर्स थे, बट सामने नेगेटिव फैक्टर्स भी काफी हैं। सिचुएशन में डिमांड साइड ऑफ एक्सपोर्ट इज प्रैक्टिकली जीरो। डिमांड फ्रॉम द डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड द डोमेस्टिक फीड इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी लो, and we don't see that coming back in a big way because lockdown and all this situation of corona has really damaged that industry, and it will take time, maybe 2-3 months for that to come back. ओवरऑल जो आज एस्टिमेट्स भी हमारे मॉनसून के आ रहे हैं, दे सीम टू बी प्रीटी वेल। सब कुछ ओवरऑल ठीक दिख रहा है। यहाँ पे एक और जो यू नो ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है, लेकिन बाजार को लगता है कि एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो काफी ज्यादा सप्लाईज यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिलेंगी, उसका असर यहाँ पर आ सकता है। आपको लगता है कि वो एक और नेगेटिव पॉइंट है? और यहाँ से अब प्राइस आउटलुक क्या है? यहाँ से प्राइस आउटलुक में आई एम नॉट वेरी बेरिश नाइदर वेरी बुलिश ऑन सोयाबीन्स, बिकॉज आज अगर हम जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आज स्पॉट प्राइसेस 3950 के आसपास हैं। ऑलरेडी जून कॉन्ट्रैक्ट 3786 पे है, तो 3750 3780 का कॉन्ट्रैक्ट में हम ज्यादा बेरिश कैसे ट्रेड करें, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी मंडियां क्लियरली जैसे नीरव कह रहे थे कि कंसोलिडेशन यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। बहुत तेजी या गिरावट की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल्स फिलहाल यहाँ पर हैं। लेकिन आगे जाकर थोड़ा मॉनसून की चाल कैसी रहती है, किस तरह की सप्लाईज मार्केट में आती हैं, उसका असर रहेगा। तो ज्यादा झुकाव यहाँ पर थोड़ी सी और मंदी की तरफ ही है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे जब लौटेंगे तो अपने दर्शकों को शामिल करेंगे हमारे शो में, देंगे उनके सवालों के जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। ये अब समय है जब अपने दर्शकों को हम कार्यक्रम में यहाँ पर जोड़ते हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं विनायक जी इलाहाबाद से। विनायक जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम चाहे तो चांदी क्या 30,000 रुपये तक बनेगी क्या? चांदी के बारे में जानना चाहते हैं। ये क्या लगता है नवनीत, चांदी यहाँ से कितना और ऊपर चढ़ सकती है? क्योंकि आज हमने यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, करीबन 2% की गिरावट है। लेकिन इस महीने की अगर बात करें तो चांदी अभी भी करीबन 13% ऊपर है। ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से किस तरह की बढ़त देखने को मिल सकती है? वेल, चांदी में हमने एक बहुत अच्छा रनअप देखा है। जैसे आपने बताया, इस महीने करीब 15-16% के आसपास का गेंस देखे थे। अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और डीप हो सकता है 47,750 एंड 47,400 तक। वहां पर आपको चाहिए तो वापस बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए, बट फिलहाल के लिए एक बार यहाँ से 500 से 700 रुपए के ऊपर का फॉल हमें देखने मिल सकता है। खरीदारी अगर आपने की हुई है तो कुछ मुनाफा वसूली करनी चाहिए, लेकिन अगर नया कुछ लेना है तो यहाँ से वेट कर सकते हैं। कुछ और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन चांदी में फिलहाल देखने को मिल सकती है। हमने 50,000 के आसपास चांदी को रेजिस्टेंस लेते हुए देखा है, और आज तो यहाँ पर 1,000 रुपए की गिरावट है। 2% की गिरावट के साथ 48,000 के आसपास के कारोबार। हेमांग जी अब हमारे साथ जुड़े हैं जूनागढ़ से। हेमांग जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम मैंने वो कोकटेल 2120 पे बाय किया है जुलाई मंथ का। ओके अनुज, हेमांग जी ने कोकोडल बाय किया है 1 लॉट 2120 पर। इनके लिए क्या राय है? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने काफी एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है, और नो डाउट की जो हमने पीछे गिरावट देखी थी वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। रिसेंटली जो रनअप बना है, हमें लगता है कि ये रैली आगे एक्सटेंड हो सकती है। और ऊपर अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में टारगेट देखें तो करीबन 2250 से लेकर 2300 रुपए तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन सीड ऑयल के लिए मुझे लगता है कि जो बाय का कॉल है उसको होल्ड करना चाहिए।
फिलहाल यहाँ पर होल्ड करके आप कारोबार कर सकते हैं। आज बहुत बेहतर दिन नहीं है, लेकिन आगे जाकर बढ़त की उम्मीद जरूर है। एक SMS आया है हमारे पास अल्पेश जी का राजकोट से। ये जानना चाहते हैं नवनीत की कॉपर में ये क्या करें, खरीदारी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या करंट लेवल्स नए निवेश के लिए बेहतर हैं। जी, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा है कॉपर प्राइस में। लगभग नीचे से 20% के आसपास की रैली हमने कॉपर प्राइस में देख चुके हैं। पर मेरा मानना ये है कि 417 418 के आसपास काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, और अगर चाइना की तरफ से स्टिमुलस नेक्स्ट 1-2 दिनों में नहीं आया तो ये रैली थोड़ी कहीं ना कहीं फेड ऑफ होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं 417-18 के रेंज में सेल करना चाहूंगा और 410 के नीचे के लेवल देखना चाहूंगा। अगर आपको बाइंग करना है तो वो लेवल तक का वेट किया जा सकता है। नवनीत, एक्चुअली मेटल्स ने काफी ज्यादा मिक्स क्यूज दिए हैं पिछले 24-48 घंटों में। इनिशियली तो हमने यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए देखी क्योंकि चाइना की रिकवरी थी, स्टिमुलस मेजर्स का इंतजार बाजार को अभी भी है, डॉलर में यहाँ पर वीकनेस है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली फिलहाल हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे रीड करेंगे? फिर चाहे वो कॉपर हो, निकल हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम के तो फंडामेंटल्स ही वीक है, लेकिन बाकी मेटल्स में क्या लगता है? मुझे लगता है सिर्फ कॉपर जिंक में हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। लेड और एल्यूमिनियम तो काफी साइडवेज या काफी डेड पड़े हैं काफी दिनों से। निकल अभी भी 960 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, और हमने लास्ट 4 से 5 सेशन में निकल में करीब 60 रुपए के आसपास की रैली देखी है। तो निकल जो है टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी ठीक है। तो मुनाफा वसूली जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा चले हैं उनमें ड्यू है, जो कि कॉपर और जिंक है। जिंक के फंडामेंटल्स धीरे धीरे थोड़े से फेड ऑफ होने नजर आएंगे अगर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड शटडाउन्स है माइंस की तरफ से अगर वो नहीं आता है, या कहीं ना कहीं अगर जो डिमांड चाइना की तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकेंड होने लगती है, जो कि एक नॉर्मली जो सीजन है जून जुलाई का जो सीजन होता है वो चाइना में थोड़ा डिमांड सीजन स्लैक होता है। अगर वो सीजन इस तरह से पैन आउट होने लगेगा तो मुझे लगता है जिंक प्राइसेस में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली की पॉसिबिलिटी है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। बट जो स्टिमुलस अनाउंस हो रहा है उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हमको कॉपर प्राइस में देखने मिल रहा है। बट साथ साथ ये भी देखा जाए कि बहुत ज्यादा रनअप हो चुका है, एंड अब नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टिमुलस चाइना की तरफ से आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं देखने मिलेगा तो प्रॉफिट टेकिंग आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। ओके जी हाँ, अगर चाइना की तरफ से और स्टिमुलस नहीं आएगा तो फिर मेटल्स में एक मुनाफा वसूली फिर काफी हद तक एक्सपेक्टेड है। हमारे साथ शंकरलाल जैन जी अब जुड़े हैं भीलवाड़ा से। शंकरलाल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी। 200 क्विंटल मक्का पड़ा है फिजिकल में, और एक महीने में इसमें तेजी आएगी कि नहीं आएगी, भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका आउटलुक चाहिए। जी, शंकरलाल जी जानना चाहते हैं कि मक्के में आगे जाके क्या देखने को मिल सकता है। अनुज, इनके लिए क्या राय है? इनके पास फिजिकल में माल पड़ा है। देखिए देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड भी नहीं है, तो मुझे ज्यादा तेजियां देखने को मिलेगी। हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है थोड़ा सा ये, तो इंडस्ट्रियल डिमांड अभी नहीं है जिसके वजह से हमने यहाँ पर गिरावट देखी है। मगर जैसे ही आगे लॉकडाउन ओपन होता है और इंडस्ट्री चलती है तो यहाँ पर डिमांड देखने को 5 से 6% की तेजी देखने को मिल सकती है, तो अच्छा रेट ऊपर में देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव अगर ये लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुझे इनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ बन सकता है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के मूड में हैं तो फिर ये प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। जब तक लॉकडाउन जारी है तो मांग ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की और एग्री इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की फिलहाल निकल के नहीं आ रही। आज के दिन में भी यहाँ पर करीबन 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार है। 1232 आपकी स्क्रीन पर। SMS है हमारे पास एक राम जी का द्वारका से। ये जानना चाहते हैं कि सोने में अब ये क्या करें, नया फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर लेना चाहते हैं, किस तरफ जा सकता है सोने का भाव? नवनीत क्या कहेंगे इनको? जी, जो मेरा मीडियम टर्म आउटलुक गोल्ड में अभी भी पॉजिटिव है, बट जो रैली हमने देखी है करीब 15-16% की इस साल में या ईयर टू डेट, वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ड्यू करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन काफी नेशन में ओपन अप होने शुरू हो गए हैं, और जो डेटा आ रहा है चाइना की तरफ से या थोड़े बहुत अदर नेशन की तरफ से वो काफी बेटर है। आज पीएमआई नंबर्स ड्यू है, तो देखा जाए कि शाम के सेशन में पीएमआई नंबर, प्रोविजनल पीएमआई नंबर किस तरह से आते हैं। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक 400 से 500 रुपए का करेक्शन हमको गोल्ड में देखने मिल सकता है, जो कि 46,400 के आसपास गोल्ड ले जा सकता है। वहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 46,400, 46,200 के आसपास बाई किया जा सकता है।
40,200 तक के यहाँ पर लेवल्स देखने को नीचे में मिल सकते हैं, वहां पर आप अपनी नई पोजीशंस बना सकते हैं। एक और एसएमएस यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे जो योगेंद्र सिंह जी का है, अत्रु राजस्थान से। अनुज, इनके पास ये किसान हैं और इनके पास 1000 बोरी गेहूं पड़ा है, जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह की मांग देखने को मिल सकती है और भाव किस रुख जा सकते हैं। देखिए, अभी गेहूं की बात करें तो यहाँ पे अराइवल चल रहा है हरियाणा और पंजाब के अंदर, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में तेजी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सरकारी खरीद चालू है यहाँ पर। हमें लगता है कि जुलाई के मंथ के बाद इसमें तेजी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़कर आ सकती है। कहीं ना कहीं एफसीआई की तरफ से भी यहाँ पर हम खरीदारी होते हुए देखेंगे। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर ये रुकना चाहते हैं, अगर ये सितंबर या अक्टूबर तक रुकते हैं, तो मुझे लगता है कि 2200 से लेकर 2250 तक के लेवल गेहूं में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म इनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी डिमांड की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म में भाव थोड़े रेंज में ही रहेंगे, ज्यादा गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, मगर हाँ लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 2200 से लेकर 2250 तक के लेवल गेहूं में आ सकते हैं। तो अगर ये होल्ड करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत स्ट्रांग प्रोडक्शन इस बार गेहूं की है और सरकारी प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कहा कि आज प्राइसेस मंदे में हैं, लेकिन अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म देखें तो गेहूं के प्राइसेस में सपोर्ट आगे जाके देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो ही आज की एग्रीकल्चर, कमोडिटीज़ और नॉन एग्रे में हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।